नमस्कार। जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज इस एपिसोड में मैं चर्चा करने वाला हूं बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जिन्होंने इतिहास विषय लिया है मेजर, माइनर या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में। तो आज मैं इसमें इतिहास विषय के सेकंड पेपर यानी मेजर का सेकंड पेपर, माइनर और इलेक्टिव का एक पेपर जो होना है उसके संबंध में चर्चा करूंगा। बहुत से विद्यार्थी लगातार कह रहे थे कि नज़दीक में परीक्षाएं आने वाली हैं, बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि मिल जाते तो तैयारी में सहूलियत मिलती। वैसे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि लाइफ का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हम जितना डीप स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा हमें जीवन में लाभ मिलने वाला है। लेकिन तैयारी की दृष्टि से कुछ जो प्रश्न हैं वो निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके बीए का इतिहास का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें से सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन फिर भी मैंने अपने लगभग 30 वर्ष के अनुभव के आधार पर ये 20-22 क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि केवल इन पर डिपेंड नहीं रहना है। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सिलेबस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपका ये जो पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्ली टू 1205 एडी, ये जो पीरियड है इसका प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1205 ईस्वी तक, ये काफ़ी बड़ा है। इतिहास का क्षेत्र भी वैसे काफ़ी बड़ा है और इसमें हमें पढ़ना भी है, क्षेत्र है और अन्य महत्व है, परिभाषाएं हैं, बहुत सी चीज़ें, अवधारणाएं हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबको लेके हम प्रश्न नहीं निकाल सकते। कई बार बच्चे मार्केट में मिलने वाले 20 क्वेश्चंस के तरफ मुड़ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद ये विश्वविद्यालय ने कोई खास क्वेश्चन निकाले हैं या किसी महाविद्यालय ने निकाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अपनी अपनी एक दुकानदारी का तरीका है। कोई 20 क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपके लिए जो पेपर का डिजाइन है, जिस तरह का सेटअप आपके लिए रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, आप दूसरे वर्ष अब पेपर देने वाले हैं जो आपके मार्च लास्ट वीक में या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षाएं होनी हैं। तो उनमें जो सेटअप डिजाइन किया गया है उसमें आपके लिए 3 अति लघु उत्तरी वेरी शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आएंगे और उनकी शब्द सीमा रहेगी 50 शब्दों की। इसी प्रकार शॉर्ट आंसर जो आएंगे उनकी शब्द सीमा रहेगी 200 शब्दों की। ये आपको 4 लिखने होंगे और 2 लॉन्ग आंसर आएंगे आपको लिखने के लिए जिनकी शब्द सीमा रहेगी 500 शब्दों की। तो इस प्रकार से आपके लिए टोटल मिला के 9 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में हल करने होंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 100 नंबर का ये पूरा पेपर है, जिसमें से 30 नंबर आपके सीसीई के हैं जो आप क्लास में टेस्ट देते हैं उसके, और 70 नंबर का आपका ये पेपर है। इस तरह का इसको डिजाइन किया गया है। और यहाँ एक बात मैं और खास कह देना चाहूँगा कि जो प्राइवेट मोड में विद्यार्थी बैठ रहे हैं इस वर्ष भी बीए फर्स्ट ईयर की कक्षा में, और जो रेगुलर मोड में बैठ रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए एक सी ही नीति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। प्राइवेट को भी सीसी देना है, प्राइवेट को भी वोकेशनल कोर्स के संबंध में चर्चा करनी है, प्राइवेट को भी प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी है। यानी सारी वो चीज़ें प्राइवेट और रेगुलर पर समान रूप से लागू होंगी। और इसके लिए प्राइवेट स्टूडेंट, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं और जिस भी परीक्षा सेंटर से बैठ रहे हैं, उस परीक्षा सेंटर में जाकर लगभग 15 दिन उनको अपनी चर्चा करनी होगी, अपने सीसी सबमिट करने होंगे जो पेपर उन्होंने लिए, जो मुख्य परीक्षाएं, मुख्य आपके जो विषय हैं मेजर, माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट, इसी में आपको सीसी देने हैं। तो उन मुख्य परीक्षाओं से संबंधित भी आपको जो विषय के विशेषज्ञ हैं, प्राध्यापक हैं, उनसे मिलकर आपको अपने सीसी सबमिट करने होंगे और प्रोजेक्ट व वोकेशनल कोर्स से संबंधित चर्चा भी उनसे करनी होगी, क्योंकि इनकी भी फाइलें बनेंगी। मैंने पिछले वीडियो में इतिहास विमर्श पे इसी यूट्यूब चैनल पर
काफ़ी सारे वीडियो दिए हैं, आप चाहें तो देखें। आपके परीक्षा का पैटर्न कैसा रहने वाला है उस संबंध में मैंने चर्चा की है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो मेजर का सेकंड पेपर है, माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए। बस आपसे निवेदन ये है कि आप इसे पूरा देखें। कई बार बच्चे आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर प्रश्न करते हैं। मैं समझता हूं अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी समस्याओं का समाधान आपका होगा। मैं आज केवल प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाता है और फिर उसे कोई देखता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है फिर वीडियो बनाने का। तो आज मैं केवल क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। मैंने इसमें एक स्लाइड बना के भी दी है, तो आप उसे रोक के वीडियो को चाहें तो स्लाइड से अपने क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन का जो स्वरूप है वो कैसा होगा। तो हम बात करते हैं अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न। ये मैंने मिला के एक साथ दे दिए हैं। उसका कारण ये है कि हम ये पहले से तय नहीं कर सकते कि कौन सा लघु उत्तरी है और कौन सा अति लघु उत्तरी है। ये क्वेश्चन हम पूरे याद करें और जैसा वहां हमें लिखने को मौका मिले, अगर अति लघु उत्तरी आता है तो अति लघु उत्तरी लिखें, लघु उत्तरी आता है, शॉर्ट आंसर आता है तो शॉर्ट आंसर लिखें, और यदि लॉन्ग आंसर आता है तो हम लॉन्ग आंसर के रूप में भी उसको लिखें। इतना हमें अध्ययन जरूर करना चाहिए। तो मैं तो आपसे निवेदन ये कहूँगा, ये 20-22 क्वेश्चन जो भी मैं इस एपिसोड में आपके लिए लेके आया हूँ, इन्हें आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ें, याद करें और पूरा पढ़ें, घटनाओं को जोड़ कर पढ़ें। अगले किसी वीडियो में मैं आपको तैयारी की भी, कैसे परीक्षा की तैयारी करनी है, उस पर भी चर्चा करूंगा। आज हम ये प्रश्न देखते हैं। आप इन प्रश्नों को आपके जो भी मित्र बीए फर्स्ट ईयर में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी भी ऑटोनॉमस बॉडी में हैं, किसी ऑटोनॉमस कॉलेज से हैं, ये सबके लिए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में सिलेबस एक से ही है, एक से ही पेपर का पैटर्न है, तो आप इनको उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप उनको बता भी सकते हैं कि वे चाहें तो इतिहास विमर्श से मदद ले सकते हैं। और आपकी अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप वीडियो पूरा देखें और समझें उसके बाद। तो चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न में क्या है। इनकी जो शब्द सीमा रहेगी 50 से 200 शब्दों में, और इसमें मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। प्राग ऐतिहासिक भारत, जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है, उसके बारे में चर्चा है। और इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में वो पाषाण काल के सारे एज, जो पैलोलिथिक एज है उसके पूरे पार्ट, मिडिल पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, लोअर पैलोलिथिक, सारे के सारे, न्यूलिथिक तक, नव पाषाण काल तक, तो वो सारे के सारे पाषाणकालीन संस्कृति के रूप में आपसे पूछ सकते हैं, या शैल चित्र के रूप में भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे भीमबेटका इत्यादि में है, बक्सवा के जंगलों में भी है। तो वो भी इतिहास विमर्श में आपको बक्सवा के जंगल के संदर्भ में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है, तो आप देख सकते हैं किस तरह के शैल चित्र होते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये भी प्राग इतिहास के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको देखें। इसके बाद है वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर, जिसमें हम वेद, उपनिषद, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी, चारों वेद आएंगे, तो उनके संदर्भ में हमें कोई क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट आंसर के ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद है षोडश जनपद, 16 जनपद। अब ये 16 महाजनपद क्या हैं? ये जो 16 महाजनपद हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये रहे, तो इनकी किस तरह की राजनीति, किस तरह से काम होता था इसमें, और बाद में कैसे ये मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बदले, वो पूरी कहानी आपको इसमें नाम लिखने के लिए आएगा। अगर शॉर्ट आंसर के रूप में अगर आएगा तो आपको केवल नाम लिखने आएंगे, अंग वंग, काशी, कौशल, अवध, मगध वगैरह, ये सारे नाम लिखने आएंगे। और अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आपको थोड़ा थोड़ा इसकी चर्चा भी करनी पड़ेगी, कौन किस जनपद का राजा था। 4 गणराज्य भी थे, तो उन गणराज्यों के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कौन से 4 गणराज्य हैं। लेकिन यहाँ मैंने केवल मगध साम्राज्य जनपदों के बारे में चर्चा की है कि 16 महाजनपद कौन से हैं। इसके बाद देखें जैन धर्म, जैनिज्म। अमूमन जैनिज्म और बौद्ध धर्म, जो बुद्धिज्म है और जैनिज्म है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसे जरूर पढ़ें, अमूमन आता है। तो जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं, महावीर के सिद्धांत या जैन धर्म के सिद्धांत, एक ही बात है, तो आप इन्हें पढ़ें। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, जो एलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था भारत पर, वो क्या है, उसके संदर्भ में आपको शॉर्ट आंसर आ सकता है, तो उसे आप लिखें 200 शब्दों में। गौतमी पुत्र सातकर्णी,
सातवाहन नरेश जो थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी एक इतिहास में प्रसिद्ध शासक हुए हैं, तो उनकी क्या उपलब्धियां रहीं वो सारी इसमें आपको लिखनी है। गांधार और मथुरा कला, जो आर्ट की गांधार और मथुरा शैली है, इसमें मूर्ति कला का विशेष रूप से जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर के रूप में कि गांधार कला क्या है, इसमें किस प्रकार की मूर्तियां बनती थी, पत्थर किस प्रकार का हुआ करता था, खड्गासन थी, पद्मासन थी, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं, तो वो आपको इसमें लिखना है। इसके अतिरिक्त है हर्षवर्धन की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ हर्ष, क्योंकि प्राचीन भारत में गुप्तों के बाद हर्ष अंतिम वो शासक था जिसने एक क्षत्र शासन किया था, तो वो वर्धन वंश का हर्षवर्धन जो शासक था उसके संदर्भ में आपको इसमें लिखना है। और वैसे तो ये एक निबंधात्मक प्रश्न भी बनता है इस पर, हर्ष की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर तो आना ही आना है, तो आप इसको विशेष रूप से जरूर पढ़ें। इसके अलावा है राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की ओरिजिन कैसा हुआ उसके बारे में। चंदेल राजवंश, राजपूत राजवंश का एक राजवंश है चंदेल, ये प्रमुख शासन है, तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। पल्लव राजवंश है, पल्लव डायनेस्टी, और इसके अतिरिक्त है बृहत्तर भारत, जो भारत का एक सांस्कृतिक स्वरूप है पूरे भारत का, तो ग्रेटर इंडिया के रूप में ये प्रश्न आपके लिए आ सकता है कि किस प्रकार से भारत के प्राचीन काल में अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध रहे, किस प्रकार से सांस्कृतिक भारत की एक संकल्पना तैयार होती है, तो उसके बारे में आपको इसमें लिखना है शॉर्ट आंसर के रूप में। और वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में मैंने ये आपको 14 प्रश्न दिए हैं। अब इनमें से 3 आपको वेरी शॉर्ट लिखने, 4 आपको बड़े लिखने हैं, कोई सा भी कहीं आ सकता है, तो आप इसे पूरी तरीके से फुल पढ़ें, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ें, उसके बाद लिखें। अब हम देखते हैं निबंधात्मक लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में क्या है, एक नज़र इसमें भी डालें। मैंने इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं जो मेरी दृष्टि में मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और ये आ सकते हैं। तो इनमें पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोत, जो डिफरेंट सोर्सेज हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के, उसके संदर्भ में अपने को जानकारी लेनी, जैसे लिटरेरी सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, तो ये सारे के सारे, या जो यात्रियों के यात्रा वृत्तांत डायरियाँ हैं, तो उनके डायरियों के आधार पर किस प्रकार से हम इतिहास को संजोते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को। उत्खनन में मिली सामग्री, उसके आधार पर हम पुरातात्विक स्रोतों का सहारा लेते हैं। जो लिटरेरी एविडेंस हैं उनके बारे में हम उनके आधार पर भी हम लिखते हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, इन सारे के बारे में, तो इनके बारे में भी हम इसके आधार पर इतिहास लिखते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ें। किसी दिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसमें एक आध चीज़ को सेपरेट लेके भी आपसे चर्चा करूंगा। जैसे सिक्के हैं, तो सिक्कों के आधार पर हम इतिहास कैसे लिखें, और गुप्त काल के सिक्कों का उदाहरण देके मैं चर्चा करूंगा। और भी कई सारे कुषाण कालीन सिक्के भी हैं और भी हैं, तो किस प्रकार से सिक्कों के आधार पर हम तत्कालीन इतिहास को प्रकाशित कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, इसकी कुछ चर्चा मैं आपसे आने वाले वीडियो में करूंगा। आज आप इसको याद करने की दृष्टि से देखें। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में है। हड़प्पा संस्कृति की सामाजिक आर्थिक धार्मिक दशा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट है। और सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है, आदि इतिहास के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं, और इसमें उत्खनन में जो सामग्री मिली है उसी के आधार पर इसका पूरा जो इतिहास है वो लिखा गया है। तो उस उत्खनन से मिली सामग्री के आधार पर उसकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा, इन सबको मिला के एक कल्चरल हिस्ट्री बनती है। तो वो क्या है उसके बारे में आपको निबंधात्मक एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए 4 क्वेश्चन निबंधात्मक पूछे जाएंगे, उनमें से 2 आपको करने होंगे। इसी प्रकार 4 शॉर्ट आंसर करने के लिए आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 में से कोई 4 करने होंगे। और जो आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर लिखने हैं उसके लिए आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन 6 में से कोई 3 आपको करने होंगे। तो इस प्रकार टोटल 18 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 18 में से 9 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ मैं आपको टोटल 22 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इनमें से मैं समझता हूँ 80% आपका मैटर आना चाहिए। तो आप इसको सबको कंप्लीट पूरा याद करें। इसके बाद हम देखें वैदिक कालीन सामाजिक आर्थिक धार्मिक दशा। यहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा ये करूँगा, कई बार बच्चे क्या सीधे सीधे रटते हैं, तो वो
समस्याएं उनके लिए आती हैं। आप थोड़ा अगर समझ के पढ़ेंगे तो बहुत सामान्य से कुछ परिवर्तनों के बाद वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन जो परिस्थितियां हैं उनमें अंतर आ जाता है। कभी मौका लगा और आपका इंटरेस्ट हुआ, आप चाहेंगे तो मैं आपको वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में भी चर्चा करूंगा कि किस प्रकार हम उसको लिखें। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने तो वैदिक कालीन पूछी थी, वो याद की थी और पेपर में आ गई उत्तर वैदिक कालीन, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। यदि हम गौर से देखेंगे तो कुछ पूजा पद्धति या कुछ छोटी मोटे परिवर्तन होते हैं, बाकी उसके अलावा कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। तो और वैदिक कालीन जो संस्कृति के बारे या ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति पूछें तब भी आपको यही आंसर लिखना है। और उत्तर वैदिक काल में तीनों अन्य वेद जो हैं उनके संदर्भ में आपको चर्चा करनी है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, छोटे मोटे परिवर्तन के अलावा लगभग एक सा है। तो आप इसके बारे में भी तैयार रहें। अगर वैदिक पूछिए और उत्तर वैदिक आ गई तो आप उसको भी लिखें, तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए और देखते हैं बुद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज्म के, उनके बारे में आपको लिखना है। मैंने जैसे पहले भी कहा, जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं भारतीय इतिहास के, तो इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, उनके बारे में हमें इसमें लिखना होगा। इसके बाद है अशोक का धम्म। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है और मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। सम्राट अशोक जो थे चक्रवर्ती सम्राट थे, मौर्य साम्राज्य के बड़े शासक थे और ये स्वयं बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। लेकिन इन्होंने जो 14 शिलालेख अपने लिखाए, एक खरोष्ठी लिपि में और 3 ब्राह्मी लिपि में। इस बार मेजर सब्जेक्ट वालों के लिए ब्राह्मी लिपि भी एक पार्ट है कोर्स में, तो कभी मौका लगेगा तो मैं ब्राह्मी लिपि के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से उसका ओरिजिन हुआ, कैसे उसको पढ़ा जाता है, कैसे अशोक के ये अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में कैसे हैं और ये लिपि का स्वरूप कैसा होता है। हालांकि इसमें एक वीडियो आप देखें, मैंने दतिया के पास जो गुजर्रा गांव है वहाँ अशोक का एक लघु शिलालेख है जिसमें प्रियदर्शी नाम मिलता है। तो आप इसको वीडियो को देखें, इसमें छोटा मोटा आपको एक अनुभव मिलेगा कि किस प्रकार के अभिलेख शिलालेख वो लिखाते थे अशोक। उन्हीं में से लघु शिलालेख है, लेकिन ये 13 दीर्घ शिलालेख, बड़े शिलालेख थे, वो ब्राह्मी लिपि में और एक खरोष्ठी लिपि में अशोक ने लिखाया। और उसमें उन्होंने क्या लिखाया, मूल रूप से उसमें नैतिक शिक्षा की बात की गई है। उन्होंने किसी भी अभिलेख में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि नहीं कहा है। तो वो नैतिक शिक्षा के बारे में क्या बात कही है आप इसमें देखें, पढ़ें। कभी मौका लगेगा तो हम अशोक के धम्म पे भी चर्चा करेंगे अलग से सेपरेट, तो ये आप याद करें। जरूर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जरूर पढ़ें। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि गोल्डन एज कैसे है प्राचीन भारत का गुप्त काल। तो ये भी एक सेपरेट बड़ी चर्चा करने की बात है, कभी करेंगे चर्चा। ये क्वेश्चन आता है, आप इसे जरूर याद करें, आता ही है, चाहे वो शॉर्ट आंसर में पूछा जाए, लॉन्ग आंसर में पूछा जाए, आएगा जरूर। तो आप इसकी तैयारी रखें। साथ ही साथ जो समुद्रगुप्त है उसके सैन्य अभियान जो है, उत्तरापथ अभियान, दक्षिणापथ अभियान, उनके बारे में भी कई बार प्रश्न आता है। समुद्रगुप्त एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं गुप्त काल के, तो आप इसके बारे में भी चर्चा करें, पढ़ें, देखें, समझें, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन परीक्षा में मिल सकता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, ये दो जो आक्रांता भारत में आए, इन आक्रांताओं के बारे में भी, क्योंकि यहाँ से इतिहास परिवर्तित होता है, पलटता है, तो इनके भी जो इन्वेंशन जो हुए हैं भारत में, किस संदर्भ में हुए, क्या क्या नुकसान हुआ, उसके क्या प्रभाव पड़े, क्या दुष्प्रभाव पड़े, कैसे लोग एक हुए, कैसे लोग बिखरे, वो सारी कहानी इसमें हम, जो राजपूत काल था उस राजपूत काल को ध्वंस करके जो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी भारत में आए, उसका परिणाम क्या रहा, वो सारी की सारी चर्चा हमें इसमें करनी है। और मैं आपसे और कहूँ, ये स्लाइड भी आप देखें, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन अपने मन से निकाले हैं कि ये भी आपके इस सिलेबस में एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिनमें नवपाषाण काल की संस्कृति है, पुष्यमित्र शुंग है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश एक बहुत महत्वपूर्ण राजवंश है उत्तर भारत का, ये है चोल राजवंश जो दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश ये है। तो ऐसे ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से, किसी भी विश्वविद्यालय में हो, किसी भी ऑटोनॉमस कॉलेज में, सब में ये महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें तैयार करें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें, जिससे उनका भी लाभ होगा। प्राइवेट रेगुलर जिस मोड में बैठें, जिस यूनिवर्सिटी में हो, तो उनको भी लाभ होगा, क्योंकि सिलेबस एक सा ही है और क्वेश्चन पेपर भी एक सा आएगा। तो आप उसको शेयर करें। अगर
अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसको लाइक करें। मौका लगेगा मैं मेजर सब्जेक्ट के भी आपको क्वेश्चन दूंगा। साथ ही साथ यदि अभी तक आप इतिहास विमर्श से जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारण से, तो आप इससे जुड़ें अवश्य। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो मैं समय समय पर आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं लाता हूं, चाहे वो पर्यटन के संबंध में हो, एनएसएस के संबंध में हो, शैक्षिक चर्चा हो, या विविध के रूप में जो मुख्य समाचार उच्च शिक्षा के हैं उनके संबंध में सूचना आपको सबसे पहले मिले। मुझे विश्वास है आपको ये आज का पार्ट जरूर पसंद आएगा। आप अपने कमेंट्स अवश्य लिखें, कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।